चलो स्टार्ट करें। हेलो वेलकम बच्चों टू बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के थर्ड क्लास में सभी का स्वागत है। आओ, अपने लास्ट डे पीपीसी में थे, इफ यू रिमेंबर वी वेर इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हम लोगों ने स्टार्टिंग का स्टार्ट नहीं किया था। ये कर्व देखे थे, इस कर्व का शेप बताओ तो क्या था? कॉन्केव। कॉनकेव था, साथ ही साथ डाउनवर्ड स्लोपिंग था, डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव कर्व। ठीक है, बताए थे कैसे कॉनकेव याद रखना है अपने को। कॉनकेव केव के हिसाब से याद रखना है, बाकी जो भी फिगर होगा कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, एमओसी और एमआरटी आज स्टार्ट करेंगे ना अपने, ये सब तो हो चुका है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है बच्चों आ जाओ। आज थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बात करेंगे हम लोग। याद है टेबल में एमओसी को अपने छोड़ दिए थे। इस टेबल में हम लोग एमओसी को नहीं पढ़े थे फिलहाल। आज आओ हम लोग इसको विस्तार में देखें। There are going to be two concepts that we'll be looking at in PPC. एक है एमओसी, एमओसी का फुल फॉर्म है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एक है एमआरटी, एमआरटी का मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पहला बात, ये दोनों सेम है। एमओसी और एमआरटी जो भी अपने पढ़ेंगे दोनों सेम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। जैसे मैथ्स में हम लोग देखे हैं, एक डिवीजन के हिसाब से लिखते हैं, एक रेशियो के हिसाब से लिखते हैं। रेशियो के हिसाब से क्या होता है, मान लो 5:12, क्या हो गया, रेशियो हो गया। इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं अपने, 5/12। है तो सेम ही चीज, बस लिखने का तरीका अलग है। वैसे एमओसी एमआरटी सेम ही चीज रहेगा, रेडियन डिग्री मान लो। ठीक है, पहला बात, इको में बच्चों बहुत बार आप लोग देखोगे मार्जिनल वर्ड। किसी को पता है व्हाट इज मार्जिनल? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा, यस। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल यूनिट। मार्जिनल का मतलब लिख लो, एडिशनल यूनिट। जैसे अपने क्लास अभी तो देखे थे, सेकेंड चैप्टर में देखे थे मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल का मतलब क्या हो गया, एडिशनल यूनिट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यू नो व्हाट इट मींस? कभी शायद सुने नहीं होंगे अपने ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हिंदी मीनिंग है कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उसको अपने क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आज पकड़ लो, आ, हम एडीएनसी में पढ़ा रहे हैं, मान लो हम 10,000 रुपए कमा रहे महीना का। ठीक है, एडीएनसी में पढ़ा रहे, 10,000 रुपए कमा रहे महीना का। हो सकता है मेरे पास ऑफर आया होगा, बायजू तो उड़ गया है, अन अकेडमी, पीडब्ल्यू पकड़ लो, पीडब्ल्यू से ऑफर आया है मेरे पास 90,000 रुपया का। समझ में आया? तो हम एडीएनसी में पढ़ा रहे हैं, तो किस अपॉर्चुनिटी को गवा रहे हैं हम, पीडब्ल्यू में पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी को गवा रहे हैं। तो मेरा यहां पे काम करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 90,000 रुपया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तुम जहां हो ना, वहां पे हो, उसके लिए तुमने जो गवाया है वो हो गया उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तुम्हारे क्लास, जब कॉलेज में जाओगे दो मस्त लड़कियां दिखेंगी, सीता और रीता, नहीं सीता नहीं लेते हैं, रीता और गीता, दो लड़कियां दिखेंगी। अगर रीता को डेट करोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहेगा, कि गीता को डेट नहीं कर पाएंगे, और गीता को डेट करोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, कि रीता को डेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब लिख लो कहीं पे, कुछ पाने के लिए कुछ गंवाना पड़ता है। समझने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ गंवाना पड़ता है। सीबीएसई में होते तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन देते, बिकॉज सीबीएसई में आता है व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। तुम लोग इतना जान दो बस। हाँ, ओके, आओ फिर एमओसी देखते क्या है। एमओसी रेफर्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड। क्या है बच्चों, एमओसी क्या हो गया, नंबर ऑफ यूनिट्स
ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड। अपने किस कमोडिटी को सैक्रिफाइस करे थे याद है? बटर एंड गन्स में गन्स को अपने सैक्रिफाइस करे थे ताकि क्या मिल सके? बटर मिल सके। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गन्स सैक्रिफाइस्ड टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। अपने सैक्रिफाइस क्यों कर रहे थे? ताकि अपने पा सके क्या? बोलो क्या पा सके? वन, बटर नहीं बोलेंगे ऐसे, वन एडिशनल यूनिट, वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ बटर। मतलब किस कमोडिटी को हमने सैक्रिफाइस किया था? गन्स को, ताकि हम किसको पा सके? बटर। यहाँ बच्चा लोग पता है गलती क्या करता है? बच्चा लोग लिखता है यहाँ पे कि एमओसी रेफर्स टू कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड टू गेन अनदर कमोडिटी। यूनिट्स का तो बात ही नहीं की है अपने। यूनिट्स बोलना पड़ेगा हमेशा। क्या बोलेंगे अपने? एमओसी रेफर्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड। क्या? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड टू ऑब्टेन वन एक्स्ट्रा यूनिट या वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक है, तो उसका मतलब ज्यादा कमोडिटी इधर से गया और एक कमोडिटी। यस, देख कमोडिटी का बोल रहे तुम, ज्यादा यूनिट्स उधर से गया ताकि यहां का एक यूनिट आ सके। तुम क्या बोला? ज्यादा कमोडिटीज वहां से गया ताकि यहां एक कमोडिटी आ सके। कमोडिटी तो दो ही है अपने पास। वापस मैं बता रहा हूं, डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन कमोडिटी एंड यूनिट्स। यूनिट्स कैन बी अनलिमिटेड, बट कमोडिटी यहां पे दो ही रहेगा, गन्स एंड बटर। ठीक है, ओके। हाँ, एक एक यूनिट पाने के लिए हम दूसरे को कितना ज्यादा गवा बैठते हैं। क्या बोलेंगे उसको? एमओसी। एमओसी टेबल याद है क्या? क्या था पहले? बटर, पहले तो कॉम्बिनेशंस था, फिर बटर और गन्स। स्टार्ट कहां से किए थे वैल्यू याद है? 21 तोपों की संभाला सलामी, 0 और 21। फिर ये एक एक करके बढ़ रहा था, एक एक करके बढ़ रहा है ये, और ये उतना ही कर करके घट रहा था। एक घटा कितना होगा? दो घटा, 15 लास्ट का भी दिखाई देते हैं फिर, यहां तक है। आरएफ क्लियर है? तो ये सब अपने लास्ट क्लास देखे थे। अब एक कॉलम बचा था एमओसी का, जो मैंने बोला था अभी फिलहाल मत देखो, अब वो देखने का वक्त आ गया है। तो टेबल में आ जाओ। एमओसी का सिंपल मतलब क्या था? नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस, नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। खैर उसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड। शुरू के केस में कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं हुआ है, ये नॉट एप्लीकेबल होता है। शुरू के केस में कुछ भी चेंज आया था क्या? कुछ भी चेंज नहीं आया है, तो नॉट एप्लीकेबल है। जब अपने यहां से यहां पे आएंगे ना, तब चेंज आ रहा है। तो कितना सैक्रिफाइस किए बताओ? वन यूनिट ऑफ गन सैक्रिफाइस्ड। सैक्रिफाइस कितना की? एक यूनिट। तो यहां पे मैं वन लिख दूंगा। ठीक है, यहां से यहां पे आए, कितना सैक्रिफाइस की यूनिट्स हमने? दो यूनिट सैक्रिफाइस किए, तो एमओसी 2 हो गया। फिर 3, 4, 5, 6। सर बटर और ये एमओसी इक्वल रहेगा? नहीं, जरूरी नहीं, इसको इससे रिलेट मत करो। हाँ। ठीक है ना, ये कोइंसिडेंटली हो गया इस बार, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। बोलो। ये आप जो ये डाले और जीरो एक ही है। ये और जीरो एक नहीं होता है, नहीं तो जीरो लिखते हैं यहाँ पे हम। दिस इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एमओसी कब आता है? जब कुछ चेंज आए। जब तुम शुरू से यहीं पे ही थे, कोई चेंज तो आया नहीं था। चेंज कब आएगा? जब तुम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओ। समझ गया? यहाँ पे गलती से भी जीरो मत लिख देना कोई। सर अगर जीरो लिख मतलब एक ही तो बात है कि अभी तो चेंज हुआ ही नहीं है तो जीरो भी लिख सकते हैं। एक बात नहीं होता है, इकोनॉमिकली स्पीकिंग वो एक बात नहीं होगा। जीरो का मतलब तुम बोल रहा है कि एमओसी कॉन्सेप्ट उस समय भी वैलिड है और वो जीरो है, पर हम डैश दे दिए या फिर हम नॉट एप्लीकेबल लिख दिए, इसका मतलब इसी से क्या हो गया कि इस केस में एमओसी एप्लीकेबल है ही नहीं, बिकॉज इस केस में मैंने कुछ सैक्रिफाइस किया ही नहीं है, तो जीरो का तो सवाल ही नहीं उठता है फिर। समझ गया ना? ऐसे कुछ भी क्वेश्चन है तो आराम से पूछ लो। हाँ, तो ये रहा अपना एमओसी, इजी है एकदम ये। बस यहां पे लिख लो नॉट इक्वल टू जीरो, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो।
क्योंकि स्कूलों में क्या है ना, ट्रिक ट्रिक क्वेश्चंस देता है आजकल बच्चा लोग का कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए। कि मैम इसीलिए मैम बोले थे कि मेरे को याद स्कूल में भी मैम पढ़ा रही थी कि जीरो नहीं लगा था उधर डैश लगा था, मैम बोले जीरो नहीं हो। जीरो नहीं हो सकता, जीरो होते तो बवाल मच जाएगा फिर। हाँ पढ़ाई ऐसा कुछ। ठीक है ना, क्लियर है ये चीज? आरुष आ जाओ, ओके। एमओसी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इसको भी मार्क कर लो। एमओसी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। आपने देखे थे ना अभी, एमओसी बढ़ते जा रहा था ना, 1 2 3 4 5 6, अपने ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स क्या सैक्रिफाइस करते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है ये। क्यों एमओसी इंक्रीज करता है? याद है लास्ट डे अपने वो कारपेंटर और मेसन का एग्जांपल लिए थे, मासन और कार को पेंट करने वाला कारपेंटर, मेसन को हटाते जा रहे थे हम लोग। कैसे, क्या हट रहा था याद है? मतलब बेस्ट जा रहे थे, सबसे पहले दो हट रहे थे तब जाके एक बढ़ा, हाँ, फिर उसमें कम बेवकूफ लोग ये है वो तीन हट रहे थे फिर एक बढ़ा। फिर चार हट रहे थे, एक आ रहा था, यस। तो मेसन से हम लोग देखे थे कहानी, तो पहले दो में से हट के एक कारपेंटर आया, फिर तीन में से हट के एक और कारपेंटर आया। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज एफिशिएंसी कम होती जाता है। शुरू शुरू में बेस्ट एफिशिएंट रिसोर्सेज को अपने शिफ्ट करते हैं, बाद में लेस एफिशिएंट रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हैं। तो क्योंकि बाद में लेस एफिशिएंट रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हैं, ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, सो दैट वी कैन फुलफिल करने के लिए। सब पर हम लोग तो इधर assumption में लिए थे ना कि मतलब ये applicable नहीं है, क्या एप्लीकेबल है? efficiency मतलब एप्लीकेबल था constant तो, रहेगा। एप्लीकेबल था तो, ये तो लिखे रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। नहीं ये assumption में रिसोर्सेज कांस्टेंट रहेगा बाबू, उसका एफिशिएंसी कांस्टेंट नहीं रहेगा। रिसोर्सेज कांस्टेंट रहे, वो कम बेसी नहीं हो सकता। अगर 100 लेबर है इकोनॉमी में तो 100 लेबर है। आओ फॉलो करना, इसका पहला लाइन ही इंपॉर्टेंट है बस। एमओसी क्यों इंक्रीज होता है, कहने का मतलब है वाई डू वी कीप ऑन सैक्रिफाइसिंग मोर, वाई डू वी कीप ऑन सैक्रिफाइसिंग मोर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, वेरी टू, वेरी इंपॉर्टेंट टू गुड वर्ड्स। क्या क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज करता है। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? डिक्रीज करता है एज दे आर शिफ्टेड, एज दे आर शिफ्टेड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। खत्म। कहने का मतलब सिंपल है, तुम पढ़ाई लिखाई की हो गन्स को बनाने के लिए, यू आर सुटेड टू मेकिंग गन्स, अचानक से तुमको बोल दिया क्या बनाने, बटर बनाने, तो उसका तो पढ़ाई लिखाई की नहीं है अपने, वो कैसे बना लेंगे हम लोग? कम एफिशिएंटली बन पाएगा वो चीज, ठीक है ना? ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन दोनों का मतलब पता है, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी का। मतलब एक बना सकते हैं दोनों तो सर सेम होता है प्रोडक्टिविटी, दोनों सेम नहीं होता। प्रोडक्टिविटी होता है जो मतलब एफिशिएंट, मतलब एफिशिएंट यूज से आता है प्रोडक्टिविटी। अरे शाबाश, मतलब सेम नहीं होता फिर भी सेम करके बोल रहे हैं। देखो भाई समझना, एफिशिएंसी होता है कॉस्ट को लेकर, प्रोडक्टिविटी होता है टाइम को लेकर। बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। एफिशिएंसी होता है कॉस्ट को लेकर और प्रोडक्टिविटी होता है टाइम को लेकर। जैसे मान लो मेरा एसी 3 स्टार एफिशिएंसी रखता है, एसी में स्टार्स होता है ना, तो 3 स्टार एफिशिएंसी बोलेंगे, 3 स्टार प्रोडक्टिविटी नहीं बोलेंगे हम। सर एक एग्जांपल एक मतलब कॉस्ट और टाइम। कॉस्ट और टाइम दे सकते एग्जांपल, इजी है एकदम। जैसे ऐसे वहां पे सर्च गया। पूरा एकदम एग्जांपल मांगा तुमको, हम सबूत दे दूंगे। हाँ मैं वॉच करता हूँ। आ जाओ। हाँ एकदम इजी है, क्या है? ये लेदर का टुकड़ा है, इस लेदर के टुकड़े से मान लो पहले 10 शूज बनता था, अब उसी लेदर के टुकड़े से अब 15 शूज बन रहे हैं। टाइम बच रहा।
टाइम नहीं बच रहा, टाइम का तो बात ही नहीं है, अरे मतलब पहले कॉस्ट बच रहा है। टाइम की तो देखा जाए तो मान लीजिए अगर उसको 15 शूज बनाना होता तो उसको तो और मटेरियल लगता ना, और उसको ज्यादा टाइम लगता। टाइम का मतलब नहीं है यहाँ पे। इस पर्टिकुलर माल से 10 शूज बनता, अब उसी माल से 15 शूज बन रहा है, बिकॉज टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गया है, वो टेक्नोलॉजी बहुत एफिशिएंट है। ठीक है ना। ये पकड़ लो 5,000 रुपया का लेदर है, 10 शूज बन रहा था, अब उसी 5,000 रुपए में से कितना शूज बन रहा है, 15 शूज। तो एफिशिएंटली काम हो रहा है ना। पर शू जो है कॉस्ट कम लग रहा है, पर शू कॉस्ट कम लग रहा है। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब समझते हैं। पकड़ लो एक लैंड का टुकड़ा है, एक फार्मर का लैंड है, साल में एक ही बार क्रॉप्स ग्रो होता था। पहले साल में क्या, एक ही बार क्रॉप्स ग्रो होता था। अब वो ऐसा सीड्स यूज करने लग गया है जिससे साल में 4 बार क्रॉप्स ग्रो होता है। HYV सीड्स बोलते हैं इसको, उसको यूज, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होता है। समझ गया। तो जहां 12 मंथ्स लगता था एक बार प्रोडक्शन के लिए, अब 3 मंथ्स लगता है एक बार प्रोडक्शन के लिए। समझा। 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 बार हो गया, 12 महीना में 4 बार प्रोडक्शन हो रहा है। तो टाइम का बात हुआ ना यहाँ पे। पर ये भी तो वैसे ही एग्जांपल है, 10,000 15,000 टाइम की वजह से ही तो वो भी चेंज हुआ है। अपने देखो दोनों ही मोटा मोटी सेम तरीके से आएगा, तुम किस हिसाब से सोचेगा वो बात मैटर करता है। यहाँ पे हम टाइम के हिसाब से बता रहे थे कि कहाँ 12 महीना में एक बार क्रॉप ग्रो होता था, कहाँ 3 महीना में एक बार क्रॉप ग्रो ग्रो। समझ गया। बट इसको सेम एग्जांपल में तो दे सकते हो, ऐसा मैं वही, जिस हिसाब से तुम सोचोगे वैसे वो बन जाएगा। पर मेन है कि एफिशिएंसी कॉस्ट को लेके होता है और प्रोडक्टिविटी टाइम को लेके होता है। चलो बोलो, वाई एमओसी इंक्रीजेस, क्या लिखा हुआ है, because productivity and efficiency of factors of production they decrease as they are shifted, they decrease as they are shifted। ठीक है। नेक्स्ट अपने आते हैं एमआरटी में। मार्जिनल का मतलब क्या बताए थे, एक्स्ट्रा यूनिट, एडिशनल यूनिट। रेट का मतलब होता है बच्चों स्पीड, रेट का मतलब होता है स्पीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब यहां से वहां ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपने अपने गन्स को हटा के किस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बटर में। ठीक है ना। एमआरटी भी पूरा सेम है, डेफिनेशन भी पूरा सेम है, बस एक वर्ड जुड़ गया, रेशियो। बस एक वर्ड जुड़ गया, रेशियो। बाकी पूरा सेम टू सेम है, एकदम एकदम सेम टू सेम। कार्बन कॉपी पेस्ट। ठीक है। यहां लिख लो, एमओसी अपने को नंबर देता है, नंबर, और एमआरटी अपने को रेशियो देता है। एग्जाम्पल में मैं बताऊंगा, डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंस हो सकता है इसका। चलो आ जाओ, एमआरटी। एमआरटी रेफर्स टू क्या बोले, क्या है, रेशियो। इट रेफर्स टू रेशियो of number of units of a commodity sacrificed to gain one extra unit of another commodity। ठीक है। एमओसी और एमआरटी सेम है। एमआरटी के फॉर्मूला में आते हैं, आओ कम टू एमआरटी का फॉर्मूला। कुछ नहीं है, एमआरटी सिंपली कितना अपने यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं डिवाइड बाय कितना अपने यूनिट्स को गेन कर रहे हैं। सिंपल। कुछ पाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा। घर में नया फर्नीचर लाना है अगर, तो पुराने फर्नीचर को पहले बेचना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसलिए फॉर्मूला में बात करते क्या चीज का, सैक्रिफाइस का। भगवान को तुम 1 रुपया सैक्रिफाइस करोगे, भगवान तुमको 10 रुपया देगा। तो हमेशा लाइफ का कानून है ये, लाइफ का नियम है, कर्मा। पहले क्या करना होता है अपने को, सैक्रिफाइस। सब पर साथ के पास हमेशा बड़ा रहेगा ये। यस, इस केस में सैक्रिफाइस हमेशा बना रहेगा। भगवान जी का केस नहीं है ये। यहाँ पे तुमको बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करके थोड़ा बहुत पाना पड़ता है। बोलो एमआरटी का क्या हो गया फॉर्मूला फिर, नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स गेन।
नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस्ड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स गेन। नॉर्मली नंबर ऑफ यूनिट्स गेन्ड होता है 1 यूनिट, है ना। इस चैप्टर में अपने क्या कर रहे हैं, एक बार में कितना कितना यूनिट गेन कर रहे हैं हम लोग, एक एक यूनिट गेन कर रहे थे, एक एक बटर गेन कर रहे थे हम लोग। तो नीचे यहां पे लिख लो 1 यूनिट। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि एमआरटी स्लोप बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। जस्ट एमसीक्यू के लिए अपने को याद रखना, लोग पता स्लोप मतलब कितना वो झुका हुआ है, कितना फ्लैट है, कितना स्टीप है, वैसे ऐसा भाई भाई वैसे करके कि मतलब कैसे, कितना ऐसे झुका हुआ है या कितना ऐसे झुका हुआ है, कितना स्टीप है, कितना फ्लैटर है, ये स्लोप कौन बताएगा, एमआरटी। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, कुछ नहीं आएगा, ऑप्शन दे देगा अपने को कि भाई पीपीसी का स्लोप कौन बताता है, एमओसी, एमआरटी, नन ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज। एमआरटी बोथ नहीं बापू, एमओसी नहीं बताता है। देखो हम पहले ही बोल दी, पहले तुम उसमें लड्डू आ गया। हाँ, एमआरटी शोज दी स्लोप ऑफ पीपीसी। और मैंने बोला एमआरटी एमओसी दोनों सेम ही है। अगर एमओसी बढ़ता था, एमआरटी भी क्या होगा, बढ़ेगा, एमआरटी भी बढ़ेगा। जैसे आओ मैं एग्जांपल में बताता हूं। कम बैक टू द टेबल। टेबल में कॉलम बना लो, यहां पे एमआरटी, जितना स्पेस है उतना में काम हो जाएगा आपका। जितना स्पेस है वहीं पे एमआरटी लिख लोगे। बच्चों एमआरटी का फॉर्मूला क्या था बताओ तो, नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स गेन, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स गेन। ठीक है, शुरू में तो कॉन्सेप्ट रहेगा नहीं इसका। अब जब यहां से यहां पे आ रहे हैं, कितना मैं गेन, कितना मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं, एक सैक्रिफाइस कर रहा हूं ताकि मैं पा सकूं एक, तो हो जाएगा 1:1। मैं यहां से यहां पे आ रहा हूं, आई एम सैक्रिफाइसिंग हाउ मच, 2 सैक्रिफाइसिंग गेनिंग 1, क्या हो जाएगा ये, 2:1। वैसे लिख लो 3:1, 4:1, 5:1, 6:1। हितेश क्लियर है ये, दोनों ही सेम है, बस ये थोड़ा इनकम्प्लीट पिक्चर देता है, तो ये अपने को कंप्लीट पिक्चर देगा। पर इससे स्लोप कैसे निकालते हैं? ये सिर्फ चलो एक पीछो, से उसको तो पीछो, वो अलग डेरिवेशन लग जाएगा उसमें, टाइम वेस्ट होगा। वो चेंज है ये, 1 नॉट ये सब है, इसको छोड़ देते हैं अपना। हालांकि छोड़ेंगे नहीं, हम आगे बताएंगे ही, बता देंगे, आज ही बताएंगे। एक बार डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं, चलो क्या क्या पढ़े आज अपने दो कॉन्सेप्ट, एमओसी और एमआरटी। पहले तो फुल फॉर्म डिस्कस करते हैं। एमओसी इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड एमआरटी क्या हो गया, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, MOC refers to number of units of a commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity. Next हम MRT में, MRT refers to ratio of number of units of a commodity sacrificed to obtain one extra unit of another commodity. ठीक है, गन्स को हटा रहे ताकि बटर को पास आ जाओ। ये सब तो पढ़ चुके हैं अपने। हाँ, ये सब लास्ट क्लास देखे थे, पीपीसीएस ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, आ जाओ। बस एक क्लास और लगेगा, वो सोच रहे थर्सडे तुम लोगों को दे देंगे हम। सर उसके पहले का भी कुछ कुछ था, जैसे इकोनॉमिक्स स्कैर्सिटी वगैरह। सर थर्सडे तो वही तो बोल रहे हैं, उसको लेके ही तो एक क्लास बोल रहे हैं। ये तो अभी खत्म ही तुम्हारा हो जाएगा यहाँ तक, ये थर्सडे तक कितना इसी टाइम पे रखेंगे अपने। ठीक है, फिर फ्राइडे शाम को रहेगा क्लास तुम लोग का। अच्छा एक बात बताओ, किसी का 10 तारीख के पहले स्कूल खुल रहा है क्या, 15 के पहले नहीं ना, तुम्हारा कब खुल रहा है, 13 को खुल रहा है, 13, 13 फ्राइडे को खुल रहा है। बहुत सारा स्कूल खोलते हैं फ्राइडे को। तो फ्राइडे क्यों जाएगा, तो मंडे जाना सीधे, है ना। 17 बोलो, जो भी पूछे 17 बोलेंगे अपने, 16 बोलेंगे, 16।
खुलते हैं खुलते हैं। ठीक है, बढ़िया। आ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। बच्चों, हम लोग जब इसको देखते हैं तो मन में कुछ ख्याल आता है। यस, दो ख्याल आएगा, दो ख्याल आएगा अपने को। एक है डाउनवर्ड और एक है कॉनकेव, राइट? सो दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। खत्म। These are the two characteristics of PPC कि PPC slopes downwards and PPC is concave shaped. PPC is concave shaped. और अब एक बात समझना, तुम लोग को रीजन समझना बहुत जरूरी है कि डाउनवर्ड क्यों होता है एंड कॉनकेव क्यों होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? कॉपी निकाल लो, तो टेक आउट योर कॉपी। इको का बढ़िया ज्ञान दे देते हैं एक। सबसे पहला चीज, अपने जानते हैं डाउनवर्ड अपवर्ड स्लोपिंग के बारे में। ठीक है ना? डाउनवर्ड अपवर्ड स्लोपिंग, कब कोई भी चीज क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ऐसे रफ में बना लो उसको दोनों को। आरुष, तुम क्या कर रहा है? मैं कॉपी लाना भूल गया। ना तुम उसमें कुछ मार्किंग कर रहा है, ना तुम कॉपी हाँ। मार्किंग कर रहा है तुम। एक स्मॉल कॉपी मेंटेन करो। नहीं एक क्या लाना भूल गया। चलो अब ओके। ये कौन सा कर्व दिख रहा है अपने को? डाउनवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग और ये होता है अपवर्ड स्लोपिंग। कोई भी कर्व इको में पूरे, कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग तभी होगा जब दोनों वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शंस में चेंज होते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होते हैं व्हेन दे आर हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप। जैसे कि हमारे व्हेन दे आर हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप। और अपवर्ड कर्व तभी बनेगा when they both change in the same direction, they have a direct relationship. They have a direct relationship. ठीक है? ये पूरे इको का एक बेसिक ज्ञान है। What is opposite direction? जैसे पकड़ लो, दो वेरिएबल है हमारे पास, एक x है एक y है। अगर x बढ़ता है तो y पक्का क्या होगा? घटेगा। और अगर x घटता है तो y पक्का बढ़ेगा। अगर ऐसा कोई भी सीन कहीं पे भी दिखे, समझ जाओ उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग होना निश्चित है। और सेम डायरेक्शन का मतलब हो गया, मान लो एक्स और वाई है, अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ेगा, एक्स घट रहा है तो वाई भी घटेगा। तो हम लोग जानते हैं इस चैप्टर में क्या हो रहा है। गन्स बटर का बात कर रहे हैं ना? गन्स बटर क्या सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में। गन्स क्या हो रहा था? घट रहा था गन्स, और बटर बढ़ रहा था, तो हुआ ना ऑपोजिट डायरेक्शन। इसी लॉजिक से कैसा कर्व बनता है? डाउनवर्ड। अब बोलोगे सर ऐसा तो नहीं बन रहा है अपना। कोई बात नहीं है, डाउनवर्ड ऐसा भी होता है, डाउनवर्ड ऐसा भी होता है, डाउनवर्ड ऐसा भी होता है तो सब डाउनवर्ड ही है, सब नीचे की तरफ जा रहा है ना। और अपवर्ड ऐसा भी होता है, अपवर्ड ऐसा भी होता है, अपवर्ड ऐसा भी होता है। क्या बना रहे तुम लोग ये? क्या ये अजीब लग रहा है बनाने में क्या? ठीक है ना? सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप। आओ मार्क करते हैं, फिर कॉपी में रिटर्न आएंगे। ओके। कोई भी पूछे अगर पीपीसी क्यों है डाउनवर्ड स्लोपिंग,
इनवर्स रिलेशनशिप ऑपोजिट। ऑपोजिट डायरेक्शन, खत्म। इनवर्स रिलेशनशिप ऑपोजिट डायरेक्शन। आ जाओ। हाँ, देयर एग्जिस्ट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप इसके बीच में, क्वांटिटी ऑफ वन गुड एंड क्वांटिटी ऑफ अनदर। नैतिक, यहां तक सब क्लियर है तुमको? कुछ भी पूछना है? चलो नेक्स्ट, और अपने और इंपॉर्टेंट पॉइंट में आएंगे अब। पीपीसी इज कॉनकेव शेप। पीपीसी इज कॉनकेव शेप। आ जाओ, सेकेंड पॉइंट लिख लो। लिख लो, टाइप्स ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स। लिख लो, टाइप्स ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स। पूरे इको में कहीं भी डाउनवर्ड स्लोपिंग देखोगे तो तीन ही कर्व्स में से एक दिखेगा। इन तीन कर्व्स में से एक दिखेगा। अभी वो तीन कर्व बनाई भी थी शायद हम। एक ऐसा, एक, कौन सा शेप है ये? कॉनकेव है ना। पूरा केव बन जाता है ऐसे करके, कॉनकेव। और ये कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। ठीक है, कोई पूछे इसका शेप क्या है, बोलोगे स्ट्रेट लाइन। कोई पूछोगे इसका शेप, और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। ठीक है, ये तीनों ही क्या है अपना? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स है, तीनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है। वैसे अपवर्ड भी बनता, पर इस चैप्टर में दरकार नहीं तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसमें। अपवर्ड में कैसा होता है? ऐसे बनता कॉनकेव में। इसका ये पार्ट जो दिख रहा है ना, ये बनता केव। क्या हो जाता है? ये ऐसे करके बनता। और कॉन्वेक्स कैसा होता फिर? ऐसा बोल डांस मूव दिखा रहा है, ये होता है कॉन्वेक्स। अपवर्ड स्लोपिंग है ना, देखो सभी अपवर्ड स्लोपिंग है, सभी इसी दिशा में जा रहा है, तो राइटवर्ड अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये सब अभी नहीं बनाना है अपने को, ठीक है। आओ ध्यान देना, कोई भी चीज कब बनता है स्ट्रेट, कॉन्केव या कॉन्वेक्स? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ चेंज, ऑल बिकॉज ऑफ चेंज। जैसे मैं पहले बना रहा हूं, समझना। आई एम टेकिंग 4 पॉइंट्स here, इक्वली स्पेस्ड 4 पॉइंट्स। तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा अगर, बच्चों यहां पे देखो तो, चेंज, चेंज सेम है कि डिफरेंट है हर बार? इक्वल है। यहां पे चेंज इज सेम, इक्वल। तो यहां पे अपने बोलते हैं स्लोप कांस्टेंट है। क्या है? स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप का मतलब ये होता है चेंज। पहले एक बार समझ लो, यहां पे दोनों इंपॉर्टेंट है ये। इसका बात बता दिए हम, हर बार जो भी चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट चेंज आ रहा है, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, बाप रे, यहां देखो ये, फिर ये देखो, फिर ये देखो, फिर ये देखो, यहां पे चेंज क्या दिख रहा है? अनइक्वल तो है, पर उसमें पैटर्न दिख रहा है मेरे को एक, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ये। पहले चेंज कितना छोटा सा था, मान लो एक गन दिए थे, फिर कितना गन दिए? दो, फिर तीन, फिर चार गन दिए। गैप है, बढ़ते जा रहा है ना वो। तो यहां पे जो स्लोप है वो
इंक्रीज होगा। स्लोप क्या है? इंक्रीज होगा। हाँ बना लो। वैसे मैं इसका भी बना देता हूं। यहाँ पे स्लोप डिक्रीज कर रहा है ना? यहाँ पे स्लोप डिक्रीज कर रहा है। स्लोप का मतलब चेंज होता है, एक बार लिख दिया ना फिर था तो। यहाँ पे स्लोप डिक्रीज करता है। एज यू कैन सी यहाँ पे चेंज जो है वो कम होते जा रहा है। यहाँ चेंज बढ़ते जा रहा था और यहाँ चेंज कांस्टेंट था। पूरे इको का ज्ञान है ये। बना लो यहां तक। ये भी बना लिया तुमने? चलो ठीक से। ये क्या आरुष, साइन मार दे आपका ना? वाह। ठीक है प्रणव, क्लियर है ये? तो हम मेरे को बताओ, हम लोग जो अभी पीपीसी वगैरह पढ़ रहे थे, वहां पे कौन सा चेंज दिख रहा था अपने को? कॉनकेव नहीं, कौन सा चेंज दिख रहा था इन तीनों में? बढ़ता हुआ चेंज कि घटता हुआ चेंज? इंक्रीजिंग चेंज दिख रहा था। बढ़ रहा था ना वो, 1:1, 2:1, 3:1 करके। तो इसलिए अपने समझ गए कि वो पक्का कॉनकेव होगा। अच्छा, जैसे ये प्रकार जो क्वेश्चन पूछा था ना कि सर इससे कैसे पता चलेगा। हाँ, बोले ना अभी नहीं, ठीक है बता देंगे पर। तो ये वही चीज है। यहां से क्लियर कट अपने को दिख रहा है, पहले चेंज कम था, फिर चेंज क्या है? बढ़ते जा रहा है। ये उसका बैंग ऑपोजिट हो गया। ठीक है। अच्छा स्लोप क्या था? स्लोप अगर बोले थे ना एमसीक्यू में आ सकता है। व्हाट शोज एमआरटी? व्हाट शोज द पीपीसी ऑफ, सॉरी, व्हाट शोज द स्लोप ऑफ पीपीसी? एमआरटी। तो स्लोप का दूसरा नाम क्या हो सकता है? स्लोप का दूसरा नाम हो सकता है एमआरटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब समझना, कोई भी पूछे अगर कि क्यों होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्या हो सकता है इनवर्स रिलेशनशिप, कोई पूछे क्यों होता है कॉनकेव, तो बोलोगे बिकॉज एमआरटी इंक्रीजेस। समझना है ना? कोई पूछे क्यों होता है कॉनकेव शेप, तो अपने क्या बोलेंगे? एमआरटी इंक्रीजेस। एमआरटी का मतलब इस स्लोप था ना। सर पर ये आपका एमओसी में इंक्रीज करता है। एमओसी ग्राफ के बारे में कुछ बता नहीं पाता। एमओसी जस्ट एक नंबर देता है, वो टेबल के लिए इनफ है, पर कर्व के लिए क्या इनफ होगा? एमआरटी। वो इनकम्प्लीट है तो। हाँ वो इनकम्प्लीट था, ये कंप्लीट है। ठीक है ना? देखो यहाँ पे रीजन भी दिया है ये। आओ, पीपीसी कॉनकेव शेप्ड है, क्यों? क्यों क्यों क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी। एमआरटी का मतलब ही स्लोप था, मैंने आप लोग को बताया था। क्या समझ में आ रहा है ये चीज? अब आ जाओ अदर शेप्स ऑफ पीपीसी में। ये भी डिस्कस्ड है अभी अभी जो अपने पढ़े ना, ये पढ़ा दी ऑलरेडी। हाँ, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या क्या हो सकता है रे? स्ट्रेट लाइन, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है। स्ट्रेट लाइन कब होगा? क्या लिखे थे वहां पे अपने? एमआरटी कांस्टेंट है जब स्लोप कांस्टेंट है। कब होता है भैया ये स्ट्रेट लाइन? कब होता है? जब स्लोप कांस्टेंट हो, जब चेंज कांस्टेंट हो, जब एमआरटी कांस्टेंट। क्या क्या बोले? चेंज, स्लोप, एमआरटी, तीनों सेम ही चीज है। तीनों कांस्टेंट होगा तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। एमआरटी इज कांस्टेंट। कॉन्वेक्स कब होगा? जब एमआरटी डिक्रीज करता है। पर अपने को पता है पीपीसी में हमेशा क्या होता है? एमआरटी ऑलवेज इंक्रीजेस। पीपीटी में, पीपीसी में एमआरटी ऑलवेज इंक्रीजेस, दैट इज व्हाई इट इज ऑब्वियसली कॉनकेव शेप। क्लियर है यहां तक? चलो लास्ट एक पार्ट अपने पढ़ेंगे, इससे पीपीसी खत्म हो जाएगा अपना। आ जाओ पीपीसी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स में। अच्छा सेंट्रल प्रॉब्लम्स का एक ओवरव्यू दिए थे फर्स्ट क्लास में। WHF। डब्ल्यू एच एफ।
WHF, what to produce, how to produce है। हाँ, अब ठीक है। For whom to produce, बोले WHW। आओ कॉपी निकाल लो, लिख लो पीपीसी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स। पीपीसी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स, आओ। सेंट्रल प्रॉब्लम्स यानी हम लोग किसके बारे में जानेंगे? WHF के बारे में। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। छोटा सा ऐसी रफ में इसको बना लेंगे, अपने ज्यादा तामझाम नहीं करना होगा। ये हो गए हो। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? क्या प्रोड्यूस किया जाए? वेटर आके पूछता है ना क्या खाएंगे आप, तो वही व्हाट टू प्रोड्यूस। देखो क्या प्रोड्यूस करेगा इकोनॉमी, वो डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में है अभी। पीसफुल सिचुएशन में है कि वॉर लाइक सिचुएशन में है। ठीक है, जैसे पकड़ लो, यहां पे ज्यादा वॉर गुड्स है, माने यहां पे वॉर गुड्स है ज्यादा। क्या? एक्स एक्सिस में वॉर गुड्स है और वाई एक्सिस में सिविलियन गुड्स है। गन्स ऑन बेटर हो गया, पर वो नहीं लिख रहे अपने। अपने क्या बोल रहे हैं? वॉर गुड्स यहाँ पे और या सिविलियन गुड्स। ठीक है, मैं आप लोग को दो सिचुएशन देता हूं, एक ये और एक ये। मेरे को बताओ, जब इकोनॉमी पीसफुल सिचुएशन में है, कहां पे ऑपरेट करेगा वो? यहाँ पे? श्योर? हेलो? हाँ हाँ। नहीं अभी नहीं, आप 4 बजे आइएगा। हाँ हाँ, उसके पहले अवेलेबल नहीं है। हाँ हाँ, आओ ध्यान दो। देखो यहां पे, अगर ढंग से समझो इस चीज को, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, मेरे को बताओ हाइट ज्यादा है कि ब्रेथ ज्यादा है? हाइट ज्यादा है। हाइट किसको डिनोट कर रहा है? सिविलियन गुड्स। तो ज्यादा बन रहा है सिविलियन गुड्स। और ब्रेथ डिनोट कर रहा है किसको? वॉर गुड्स को। तो वॉर गुड्स कम बन रहा है ना, सिविलियन गुड्स ज्यादा बन रहा है, वॉर गुड्स कम बन रहा है। इकोनॉमी ऑपरेट करेगा यहाँ पे जब वो पीसफुल, पेकाफुल नहीं, हम पेकाफुल पीसफुल सिचुएशन में काम करेगा, तब यहां पे रहेगा इकोनॉमी। नेट क्लियर? और जब वो वॉर लाइक सिचुएशन में, जो अभी हो गया था पाकिस्तान के साथ, अगर है वॉर लाइक सिचुएशन में, तब इकोनॉमी यहां पे काम करेगा। यहां पे कैसे पता काम करेगा? यहाँ पे ब्रेथ ज्यादा है और हाइट कम है। हाइट कम है बोल के सिविलियन गुड्स कम बन रहा है, और ब्रेथ ज्यादा है बोल के वॉर गुड्स ज्यादा बन रहा है। तो इकोनॉमी यहां पे काम करेगा व्हेन देयर इज अ वॉर लाइक सिचुएशन। तो व्हाट टू प्रोड्यूस क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्या था? हाउ टू प्रोड्यूस। आ जाओ, सेकंड था अपना हाउ टू प्रोड्यूस। अच्छा सर, ये मतलब और भी इसका एग्जांपल हो सकता है? एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है इसका। हाउ टू प्रोड्यूस में आते हैं, यहां पे मैं 3 सिचुएशन दूंगा। एक मान लो यहां पे है, एक यहां पे और एक यहां पे। वाह, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे प्रोड्यूस, एफिशिएंटली, फुल्ली, लेस एफिशिएंटली, किस तरीके से। 3 सिनारियो दिया हुआ है यहाँ पे। कहां है मैक्सिमम एफिशिएंसी? ऑन द पीपीसी, ऑन द पीपीसी। यहां पे क्या होगा? फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। मतलब यहां पे ऑल रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। मतलब कोई भी गैप नहीं छूटा हुआ यहाँ पे।
इन दोनों में से खराब सीन कहाँ दिख रहा होगा? सबसे नीचे नीचे वाले में। जितना ओरिजिन के करीब होगा उतना जीरो बन जाएगा। यहां पे लिख लो लेस एफिशिएंट, लेस एफिशिएंट, और यहां पे हो जाएगा लीस्ट एफिशिएंट। यहां पे हो जाएगा लीस्ट एफिशिएंट। तो पूरा कंपैरिजन समझ में आ गया। यहां फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, यहां थोड़ा कम एफिशिएंट है, यहां तो एकदम ही कम एफिशिएंट। सो ये हो गया अपना हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, चलो लास्ट अपना क्या बच गया? और फॉर whom टू प्रोड्यूस। लिख लो थर्ड में। आ जाओ, फॉर whom टू प्रोड्यूस। देखते कैसे पीपीसी ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मान लो नीचे है लग्जरी गुड्स और ऊपर हो जाएगा नेसेसिटी, नेसेसिटी गुड्स। लग्जरी गुड्स एंड नेसेसिटी गुड्स, चीपर गुड्स ऊपर हो गया। फॉर whom टू प्रोड्यूस का मतलब है किसके लिए प्रोड्यूस हो रहा है, कौन हमारे क्लाइंट है जिसको हम एंटरटेन करना चाहते हैं। अगेन सेम, क्या लगता है अमीरों का ख्याल कहां रखा जा रहा होगा? नीचे। अगर इकोनॉमी यहां पे काम कर रहा है, एज यू कैन सी इसका ब्रेथ ज्यादा है और हाइट कम है, लग्जरी गुड्स ज्यादा दिख रहा है और कम दिख रहा है नेसेसिटी गुड्स, तो यहां पे इकोनॉमी ऑपरेट करेगा। तो ट्राइंग टू विन द रिच पीपल, विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द रिच पीपल, सेटिस्फाई देम। और यहां पे गरीबों का मसीहा, यहां पे गरीबों का रॉबिन हुड। यहाँ पे हाइट ज्यादा है और ब्रेथ कम है। हाइट ज्यादा मतलब नेसेसिटी गुड्स, चीपर गुड्स ज्यादा बना रहा है इकोनॉमी। तो ये हो गया फॉर पुअर पीपल। मिडिल को मिडिल में मत ढूंढना, मिडिल क्लास को कोई इज्जत नहीं है देश में। पुअर को सब मिल जाते बैठे बैठे, रिच के पास सब है ऑलरेडी बैठे बैठे। तो मिडिल क्लास को मिडिल में मत ढूंढना, कोई नहीं है उसका। क्लियर? अब आ जाओ मटेरियल में, फटाफट मार्क कर लेते हैं इसको। पीपीसी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स। नैतिक बना लिया क्या? आरुष यहां तक क्लियर था? चलो आ जाओ। पीपीसी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स, कम ऑन गाइस। व्हाट टू प्रोड्यूस represented by movement along the PPC। हाँ, पीपीसी में मूव कर रहे थे अपने, आ गया। पीपीसी में मूव कर रहे थे, अगर ऊपर ज्यादा रहेंगे तो पीसफुल सिचुएशन ज्यादा है, जैसे नीचे की तरफ आते रहेंगे वॉर लाइक सिचुएशन ज्यादा होगा, तभी नीचे आ रहे अपने। नेक्स्ट, व्हाट पॉइंट द इकोनॉमी डिसाइड्स टू ऑपरेट। पीपीसी के कौन से कोने में ऑपरेट करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ द वेरियस गुड्स। ऑफ कोर्स, इकोनॉमी वही तो प्रोड्यूस करेगा जिसका क्या है मार्केट में, डिमांड है। जो जिसका डिमांड ही नहीं होगा वो क्यों प्रोड्यूस करेगा इकोनॉमी? इसमें से किसका डिमांड है? कौन से जीन्स का डिमांड है इसमें से? ठीक है, ये अभी तो सेकंड वाला है। नैरो फिट। जब पापा दादा लोग के जमाने में, जब उन लोग हमारे एज के थे, तब उन लोग के समय लहंगा वाला जीन्स का जमाना था। शोले देखना कभी, हाँ, अभी भी चलता है। ये चलता है अभी भी। सर थैंक यू नहीं सर, एक मतलब फाइटर नहीं क्या था, स्काई फोर्स में जो मूवी था ना, तो उसमें जो जेम्स बॉन्ड। स्काई फोर्स जो अभी रिसेंटली निकला था जो मार लेता अच्छा, हम स्काई फॉल सुन रहे थे, समझ गए थे। नहीं नहीं देखते वो, हाँ। उसमें एक जो एक्चुअली कौन सा को एक्टर था, वो ये वाला चीज। नॉर्मली अगर तुम लोग को बोलेंगे कि ये पहन के आओ ट्यूशन सेंटर, तुम लोग नहीं आओगे, किसी रास्ता में कहाँ पैर छुपाएंगे हमें, कोई देख लेगा हम लहंगा वाला जीन्स पहन के आ रहे हैं। तो अभी क्या है, अभी इसका डिमांड नहीं है, इसका डिमांड है अभी।
स्किन फिट, नैरो फिट वगैरह, तो यही इकोनॉमी प्रोड्यूस करता है, ये नहीं करता है। ठीक है, आ जाओ, एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट आओ, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब वेदर टेक्नोलॉजी इज एफिशिएंट और नॉट। देखे थे ना अभी अपने, ऑन द पीपीसी में क्या होगा, फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। अगर टेक्नोलॉजी बच्चों थोड़ा खराब है तो ऑपरेट इनसाइड द पीपीसी। दो जगह दिखाए थे इनसाइड में। हाँ, ये बहुत बढ़िया लाइन आ रहा है। मोर नियर इट इज टू द ओरिजिन, मोर प्रॉब्लमैटिक इज द इशू। और टेक्नोलॉजी को मतलब कांस्टेंट टेक्नोलॉजी तो कांस्टेंट ही रहेगा, यस। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहा है, मान लो वो डिग्रेड हो गया है, डिग्रेड होके यहां पे आ गया है, तो वो यहां पे कांस्टेंट है। अब अपने पढ़ रहे हैं ना, अब यहां पे कांस्टेंट है, क्या पता साल बाद, 6 महीना बाद यहां पे आ जाए वो, तो जब अपने उस समय पढ़ेंगे उस समय यहां पे वो कांस्टेंट रहेगा। टेक्नोलॉजी तो चेंज होता रहता है, पर अपने स्टडी के दौरान मानेंगे कांस्टेंट। चलो नेक्स्ट आओ, whom to फॉर whom टू प्रोड्यूस। हाँ, अगर इंक्रीज होता है लग्जरियस गुड्स देन नेसेसरी गुड्स, क्या इंक्रीज हो रहा है, लग्जरियस गुड्स एज कंपेयर टू व्हाट, नेसेसरी गुड्स, तो किसका ख्याल रखा जा रहा है, रिच पीपल का। प्रेफरेंसेस फॉर द रिच पीपल, प्रेफरेंसेस फॉर द रिच पीपल। चलो दैट्स इट है। आगे बढ़ना है आज की नहीं? नहीं सर। पीपीसी तो बहुत बड़ा ही था अपना, कितना पीपीसी खत्म हो गया। थर्सडे मिलेंगे और इजी पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, अब इजी पोर्शन है इसका। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। पर मेरे को नहीं और दो मैं उसका ठीक है। अभी कौन जा रहा है?